हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल साइंस ऑफ लाइफ। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं अबाउट द सेल वॉल्स। राइट, इन प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल हमने इन जनरल कंसेप्ट ऑफ सेल वॉल देखी थी। आज हम डेफिनेटली बात करने वाले हैं अबाउट द प्लांट सेल वॉल कि प्लांट सेल वॉल होती क्या है, कैसे होती है और क्यों होती है। देखो, इस चीज़ के लिए हमें कुछ चीज़ें पहले समझ के लेनी पड़ेंगी अबाउट द प्लांट्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। ठीक है, तो हम किसके बारे में अभी बात करने वाले हैं? हम अभी पहले बात करेंगे प्लांट्स के बारे में। हम सबको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे हैं, सेडेंट्री है, मतलब दे आर नॉट लोकोमोटिव, है ना। अब वो लोकोमोशन शो करते हैं क्या? नहीं करते। अब अगर वो लोकोमोशन शो नहीं करेंगे तो उन्हें ज़रूरत है एक्स्ट्रा सपोर्ट की, राइट, एक्स्ट्रा डिफेंस की, राइट। उनको स्ट्रक्चर के लिए कुछ ऐसा रिजिड होना चाहिए जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरी, जैसे कि बहुत तेज़ हवा आ रही है या बारिश आ रही है ऐसे समय पर। इन सब चीज़ के लिए उनके पास स्पेसिफिकली क्या प्रेजेंट होता है? स्पेसिफिकली उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मतलब उनकी हर एक सेल सिक्योर्ड रहेगी विद द सेल वॉल। ओके, अब ये सेल वॉल का इन जनरल काम क्या है? रिजिडिटी प्रोवाइड करना, राइट। क्या देता है वो? रिजिडिटी देता है। अलॉन्ग विथ रिजिडिटी वो एक स्ट्रक्चर भी देगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें दी जाती है किसे? प्लांट सेल को। किसके थ्रू? प्लांट सेल वॉल के थ्रू। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि प्लांट के पास सेल वॉल होती है। और ये याद रखना कि प्लांट्स और एनिमल्स में का ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स में का ये बेसिक डिफरेंस है कि प्लांट के पास सेल वॉल होती है और एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। अब एनिमल सेल के पास सेल वॉल क्यों नहीं होती? क्योंकि हम लोकोमोटरी ऑर्गेनिज्म है, हमारे बॉडी में सिस्टम्स काम करती है। सिस्टम्स में एक सेल का दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेशन का लेवल जो है वो हाई होता है। प्लांट्स में भी सेल सेल कम्युनिकेशन होगा बट उसमें सेल वॉल पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इन एनिमल सेल वॉल नहीं होती। अब हम बात करेंगे प्लांट सेल वॉल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो प्लांट सेल वॉल में सेल्यूलोज ये उसका मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सेकेंड कंपोनेंट आता है हेमी सेल्यूलोज। सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा? हेमी सेल्यूलोज, ठीक है। थर्ड होता है पेक्टिन, थर्ड वन इज पेक्टिन, फोर्थ वन इज लिग्निन, ठीक है। और आपको कुछ कुछ इसमें पॉलीपेप्टाइड्स भी मिल जाएंगे या प्रोटीन्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। बट ये जो पहले वाले चार जो मैंने बताए हैं ये 4 आर मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जिसमें अब हम बात करेंगे अबाउट द सेल्यूलोज। किसकी बात करनी है हमें? हमें अब सेल्यूलोज की बात करनी है। क्या आपको पता है सेल्यूलोज ये दुनिया में सब में ज़्यादा मिलने वाला कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर है। यस, यू हर्ड इट राइट। ऑर्गेनिक पॉलीमर जो दुनिया में सब में ज़्यादा मिलता है वो है सेल्यूलोज। व्हाई इज इट सो? सेल्यूलोज कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट सेल वॉल में। और कितने तरीके के प्लांट्स हमें मिलते हैं, कितने सारे सेल्स प्लांट्स में प्रेजेंट रहेंगे और मेन कंपोनेंट क्या है? सेल्यूलोज। तो सब में ज़्यादा क्या प्रेजेंट रहेगा? सेल्यूलोज, ठीक है। अब सेल्यूलोज बनता किससे है? सेल्यूलोज बनता है, ये है ऑर्गेनिक पॉलीमर और ये बनता है ग्लूकोज से। ग्लूकोज इसमें लिंक होते हैं। ग्लूकोज लिंक करते हैं बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। हम क्या क्या कह सकते हैं इसे? अदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह सकते हैं या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह सकते हैं ना। अब 1,4 का मतलब क्या है? देखो, पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन और दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फोर्थ कार्बन, इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो इसे हम कहेंगे 1,4, ठीक है, राइट। तो कार्बन कौन सा होता है? बीटा कार्बन होता है। बीटा कार्बन किसे कहेंगे हम? बीटा कार्बन मतलब जो अल्फा कार्बन को अटैच है। अब अल्फा कार्बन मतलब क्या? अल्फा कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप को अटैच है, ठीक है। किसे कह रहे हैं हम? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कहा जाता है उसे जो डायरेक्टली किसे अटैच है? फंक्शनल ग्रुप को अटैच है, ठीक है। सो अभी हमें ये पता चल गया कि सेल्यूलोज जो है वो किससे बना हुआ है? ग्लूकोज से बना हुआ। और ग्लूकोज कैसे अटैच है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से अटैच है। इसे याद रखना, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो है ये बहुत सारे लेयर फॉर्म्स करता है और उसे हम कहते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स। क्या कहेंगे हम उसको? माइक्रोफाइब्रिल्स। और इस माइक्रोफाइब्रिल्स की वजह से ही प्लांट सेल वॉल को एक रिजिड स्ट्रक्चर मिलता है, अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द सेल वॉल इन द प्लांट्स इज सेल्यूलोज। अंडरस्टूड? तो अब हम इसका थोड़ा सा इमेज देख लेते हैं जो पीपीटी में है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो
सेलुलोज जो है वो क्या कर रहा है, वो बाइंडिंग शो कर रहा है। और सेलुलोज की बाइंडिंग कैसे हो रही है, सेलुलोज की बाइंडिंग हो रही है बाय β1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और अ लिंकेज। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है, माइक्रोफाइब्रिल्स, मैंने पहले ही आपको बताया कि माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं जो हाईली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और इस वजह से जो रिमार्केबल स्ट्रेंथ एंड इनसोल्युबिलिटी मिलती है सेल वॉल को, वो आती है। मतलब सेलुलोज के माइक्रोफिल स्ट्रक्चर की वजह से अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से होते हैं कि वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दे देते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज है, ऐसा रैंडम कहीं पे भी अरेंज नहीं, ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज है। ओके, और इसी वजह से सेल वॉल जो है वो इनसोल्यूबल इन वाटर हो जाती है। देखो जनरली जो भी कवरिंग होती है ना, वो इनसोल्यूबल इन वाटर ही होती है, क्योंकि अगर कवरिंग ही वाटर में डिजोल्व हो जाए तो वो प्रोटेक्ट क्या करेगी, पानी तो हर जगह है, बारिश में भी हम भीग सकते हैं, राइट। तो हमारी स्किन में भी जो होता है ना, फैट्स प्रेजेंट होते हैं विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आया, आई होप आपको समझ आया होगा, राइट। सो हमने क्या क्या बताया अभी सेल्यूलोज के बारे में कि ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है, अबिडेंट है ऑर्गेनिक पॉलीमर अर्थ के ऊपर। ये लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनते हैं जिसमें ग्लूकोज β1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखो मैं ये बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये नेट, सेट, गेट, पेट, डीबीटी, नीट, फाउंडेशन, हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बेसिक है कि व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन द सेल्यूलोज, β1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और उसका फंक्शन क्या है, रिजिडिटी प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देता है, इस वजह से उसको रिमार्केबल स्ट्रेंथ मिलती है और इनसोल्युबिलिटी मिलती है। ये प्लांट को सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, और भी कंपोनेंट है जैसे कि हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, इसके साथ ये क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। अब हमने समझ के लिया सेल्यूलोज को, अब हम समझ कर लेंगे नेक्स्ट, दैट इज हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज जो है ये सेकेंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और ये प्लांट सेल वॉल के नेटवर्क में ही रहता है। मतलब प्लांट सेल वॉल में जो नेटवर्क बनता है ना, प्लांट सेल वॉल में जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क को बनाने का ये काम करता है। अब अभी तो कुछ देर पहले मैंने ये बताया कि माइक्रोफाइब्रिल्स नेटवर्क फॉर्म करते हैं, फिर हेमीसेलुलोज क्या कर रहा है, हेमीसेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स को ज्वाइंट करने का काम कर रहा है, वो ग्लू का काम कर रहा है, वो स्टिक करने का काम कर रहा है। मतलब जो दो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं उनके बीच में बॉन्डिंग फॉर्मेशन करने का काम किया जा रहा है वाया हेमीसेलुलोज, और इसीलिए इसे हेमीसेलुलोज कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिसेंबल करता है टू द सेलुलोज, बट पूरा रिसेंबल नहीं करता। और हेमीसेलुलोज ये सिर्फ ग्लूकोज से नहीं बना है, इसमें और भी मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं। और कितना हेमीसेलुलोज रहेगा, क्या उसका अमाउंट रहेगा, ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ द सेल, कि कौन से तरीके का वो सेल है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या परमानेंट टिश्यू है, वो पैरेन्काइमा है या स्क्लेरेन्काइमा है, वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है या सिंपल टिश्यू है, इस पर डिपेंड करेगा कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द हेमीसेलुलोज एंड व्हाट इज द रोल। गेटिंग दिस? सो अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर करने के लिए ये मदद करता है। कौन मदद करता है, हेमीसेलुलोज मदद करता है। स्पेसिफिकली ये डिपेंड करता है, इसकी अरेंजमेंट किस पर डिपेंड करती है, प्लांट सेल वॉल पर डिपेंड करती है। सो इट plays a very crucial role in maintaining integrity, structural integrity। मतलब सेलुलोज तो स्ट्रक्चर दे रहा है बट उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करने का काम कौन करेगा, हेमीसेलुलोज। इट वर्क्स एज अ ग्लू, ठीक है, स्टिकिंग एजेंट। इसकी वजह से ही फ्लेक्सिबल नेटवर्क मिलता है। ओके, इसकी वजह से ही क्या मिल रहा है, फ्लेक्सिबल नेटवर्क मिल रहा है। और ये ओवरऑल पोरोसिटी है। पोरोसिटी का मतलब क्या, देखो सेल वॉल है बट वो पूरी तरह से पैक नहीं है जैसे हमारे घर की दीवारें होती है। अगर वो पूरी तरह से पैक रहे तो मटेरियल अंदर बाहर कैसे करेंगे, है ना। देखो सेल है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब उसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होने, और अब ये जब बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होने हैं उसके लिए चीज़ों को लाना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को निकालना पड़ेगा। ये कैसे किया जाएगा, तो ये करने के लिए देयर मस्ट बी सम चैनल्स, देयर मस्ट बी सम वेज। तो वो होता है पोरोस रीजन। पोरस रीजन ऑफ व्हाट, पोरस रीजन प्रेजेंट इन द सेल वॉल, जहाँ से आना जाना किया जा सकता है। तो ये पोरस रीजन या फिर पोरोसिटी की कितना पोरस रहना चाहिए किस पे डिपेंड करेगा, हेमीसेलुलोज पे। कैसे, क्योंकि ये माइक्रोफाइब्रिल को ग्लूइंग कर रहा है, स्टिक कर रहा है, तो एक दूसरे के साथ जब वो ग्लूइंग करेगा, स्टिक करेगा, तो क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्टिकीनेस, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ हेमीसेलुलोज, इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी और पोरस नेचर भी मेंटेन रहेगा। उसी के साथ साथ ये सेल वॉल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी डिफाइन करता है। मतलब ओवरऑल पोरोसिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड कनेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल वॉल
फ्लेक्सिबल नेटवर्क ये सारा कौन देता है? हेमीसेलुलोज, क्योंकि उसका काम क्या है? ग्लूइंग का, वो माइक्रोफाइब्रिल को जॉइंट रखने का काम करता है। ओके, इसके बाद में आता है थर्ड, दैट इज पेक्टिन। पेक्टिन जो है ना, ये भी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देता है, सेल वॉल को इलास्टिसिटी देता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देता है और फ्रूट राइपनिंग में काम करता है। तो अब सवाल ये अराइज होगा कि हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का रोल सेम है क्या? नहीं, लगभग सेम नहीं है, बट दे वर्क टुगेदर। ओके, पेक्टिन और हेमीसेलुलोज के रोल हमें सेम दिखाई देते हैं, बट वो पूरी तरह से सेम नहीं है। दे हेल्प टुगेदर, दे वर्क टुगेदर टू असिस्ट सर्टेन फंक्शन। ठीक है, तो पेक्टिन भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो आपको अभी तक तो ये समझ आ ही गया होगा कि सेल वॉल मोस्टली किससे बनी हुई है? कार्बोहाइड्रेट से। सो कार्बोहाइड्रेट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट in what? In the cell wall. With cell wall specifically plant cell wall. किसका है वो? plant cell wall का है। समझ में आया? अब ये भी क्या करेगा? ग्लूइंग का काम करेगा, ये सेलुलोज मॉलिक्यूल को बाइंड रखने का काम करेगा, ये फ्लेक्सिबल नेटवर्क देगा। अब ये एक्स्ट्रा काम करता है, दैट इज गिविंग द इलास्टिसिटी और इलास्टिक नेचर टू द सेल। अब इलास्टिक नेचर का मतलब क्या? इलास्टिक क्या होता है? जिसको स्ट्रेच किया जा सकता है। अब हमें स्ट्रेच क्यों करना है? हमें सेल को स्ट्रेच क्यों करना है या सेल वॉल को स्ट्रेच क्यों करना है? इसका रीजन है, सेल इज गोइंग टू बी मैच्योर, सेल इज गोइंग टू बी ग्रो, राइट? तो जब सेल ग्रो होने वाली है, मैच्योर होने वाली है, उसको जगह लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी के घर में एक छोटा बच्चा है जो मान लो अभी 2 साल का है, 2 ईयर ओल्ड है, और उसके लिए एक स्पेसिफिक बेड लाया जिसकी साइज उसके हिसाब से, लाइक उसकी अगर हाइट है 2 फीट तो बेड की साइज है 3 फीट। मुझे बताइए कि सेम 3 फीट वाला बेड वो बच्चा 16 साल का होने के बाद, 16 साल तो बहुत आगे बोलते हैं मैंने, 10 साल का होने के बाद यूज होगा क्या? नहीं, क्योंकि बच्चा ग्रो कर रहा है तो उसको स्पेस भी ज़्यादा लगेगी फॉर द ग्रोथ। अगर उसको स्पेस नहीं मिल रही तो वो ग्रो कर पाएगा क्या? ऑफ कोर्स, अब ह्यूमन तो ग्रो करेगा ही, बट वो वापस सो पाएगा क्या? सही से रेस्ट कर पाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब जब ग्रोथ होती है तो स्पेस भी लगता है। अब अगर प्लांट सेल वॉल बहुत ज़्यादा रिजिड है, उसके अंदर बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं है, तो अंदर की सेल जब ग्रो करने जाएगी उसको जगह मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। इस वजह से प्लांट सेल वॉल का इलास्टिक नेचर रहना ज़रूरी है, और इसी इलास्टिसिटी को प्रोवाइड करने का काम किया जाता है वाया पेक्टिन। ठीक है, फिर आता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इन्हांस किया जाता है रिटेन करने के, वाटर रिटेन करने के। देखो अब क्या है, जैसे हमें पता है कि प्लांट्स आर सेडेंटरी, वो इधर उधर घूमते फिरते नहीं है, तो धूप लगने के बाद वो छाँव कहाँ ढूंढेंगे? हम खुद प्लांट्स की छाँव में छुपते हैं, है ना कि, है ना? सो क्या होता है, जब वो सॉइल में से वाटर लेते हैं और सारा वाटर जो है वो अगर इवापोरेट हो जाए, ट्रांसपायर हो जाए, तो क्या होगा? उनको वाटर स्कैरिटी हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो वाटर होल्ड करके रखे ताकि मॉइस्चर ऑफ देयर बॉडी शुड बी मेंटेन। ओके, इसलिए प्लांट सेल वॉल में पेक्टिन हेल्प करता है। इवन तो वो फ्रूट राइपनिंग में भी मदद करता है। किस में मदद करता है? वो फ्रूट राइपनिंग में भी मदद करता है। तो फ्रूट राइपन होना, उसमें पेक्टिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक्चुअली जब फ्रूट राइपन होता है ना, तो सेल वॉल में का पेक्टिन डिग्रेडेड हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, इस वजह से इट बिकम्स सॉफ्ट। आप देखोगे पके हुए फ्रूट जो होते हैं, जैसे आप देख लो कैरी और आम, तो कैरी ऊपर से कड़क लगेगी, आप प्रेस करके समझ सकते हो, और आम जो है वो पिलपिला होता है, सॉफ्ट होता है। तो क्यों? बिकॉज ऑफ पेक्टिन इज गेटिंग ब्रेक आउट, ब्रेकन डाउन। ओके, और पेक्टिन ब्रेक डाउन हो गया, इस वजह से वो सॉफ्ट बन गया। कौन? फ्रूट। अब आता है नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज लिग्निन। लिग्निन इज अ फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल। ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लिग्निन राइट नाउ। तो लिग्निन जो है ये फोर्थ कंपोनेंट है सेल वॉल का, और इसका काम क्या है? लिग्निन जो है वो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? रिजिडिटी। अब इसके लिए लिग्निन जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा टफ, उतना ज़्यादा स्ट्रांग, उतना ज़्यादा रिजिड वो सेल वॉल है। सो आपको पता है प्लांट्स में बहुत सारे सेल डेड सेल होते हैं, ठीक है, ताकि वो आउटर लेयर को मेंटेन रखें और मैकेनिकल इंजुरी, स्क्रैचेस, अटैक इनसे खुद को बचा सके। ओके, सो अब होता क्या है, प्लांट सेल वॉल जो डेड सेल की है, मतलब सेल जब डेड हो जाती है बट उसको बॉडी से डिटैच नहीं किया जा रहा है, तो उस समय उस सेल वॉल में लिग्निन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है? लिग्निन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। इसे हम कहते हैं लिग्निफिकेशन। सो लिग्निफाइड सेल वॉल जो होती है ना वो स्ट्रॉन्ग, टफ होती है। अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दैट सेल इज डाइड,
डेड सेल है तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी की कोई ज़रूरत एज सच है ही नहीं, राइट, यू आर गेटिंग दिस। तो फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत तो है ही नहीं। तो ये जनरली हमें कहाँ मिलेगा, वुड में। कहाँ मिलेगा, बार्क रीजन में। आउटर मोस्ट रीजन के जो सेल होते हैं उनके सेल वॉल में हमें लिग्निन मिलेगा, ठीक है। ये वाटर ट्रांसपोर्ट इफिशिएंसी देता है क्योंकि इसमें जो स्पेस प्रेजेंट है, जहाँ पे लिग्निन नहीं वहाँ पे स्पेस प्रेजेंट रहेगा ना, वहाँ से वो फैसिलिटेट करता है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन को। और क्योंकि लिग्निन जो है ये बहुत टफ होता है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ द सेल वॉल। मतलब माइक्रोब ने कोई एंजाइम सिक्रीट कर दिए या कोई केमिकल सिक्रीशन हुआ है, तो ऐसे समय में जो डिग्रेडेशन होता है ना माइक्रोब्स के थ्रू और एंजाइम्स के थ्रू, उसे अवॉइड किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है बिकॉज ऑफ लिग्निन, ठीक है। रेजिस्टेंस मिलता है टू द डिग्रेडेशन वाया लिग्निन। तो लिग्निन ये इंपॉर्टेंट है एज रिस्पेक्ट टू द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट जो आता है वो हमें ये देखना है कि सेल वॉल की लेयर्स कितने होते हैं। तो सेल वॉल की 2 लेयर्स होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ कर लो, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल ये सेल के पहले होगी और सेकेंडरी सेल वॉल ये सेल के बाद होगी, मतलब प्राइमरी सेल के बाद होगी। जैसे मान लो अभी ये मैंने ब्लैक कलर में सेल निकाला है, उसके बाद में इमीडिएटली सेल मेम्ब्रेन के बाद में जो सेल है, जो रेड कलर से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये एक सेल वॉल रहेगी। और अब मैं आपको एक पर्पल कलर से सेल वॉल बना के बताने की कोशिश कर रही हूँ, और ये बाहर से। तो बहुत सारे लोगों को क्या लगेगा, बच्चों को क्या लगता है कि पर्पल वाली जो है वो सेकेंडरी है और जो रेड वाली है वो प्राइमरी है। ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है, ऐसे सोचते हैं वो कि सेल मेम्ब्रेन के इमीडिएट आफ्टर जो सेल वॉल आ गई वो प्राइमरी होगी, बट इट इज़ नॉट द ट्रूथ, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहले डेवलप्ड होती है, फर्स्ट सेल वॉल सिंथेसाइज्ड होती है, ये थीन होती है, फ्लेक्सिबल होती है। बट जो सेकंड होती है ना वो इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल होती है। मतलब रेड वाली सेकेंडरी सेल वॉल है, पर्पल वाली प्राइमरी सेल वॉल है, ब्लैक वाला तो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सो ये समझ कर लो कि प्राइमरी सेल वॉल ये आउटर मोस्ट है, उसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल, और प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में मिडल लैमेला प्रेजेंट होता है। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो प्लेस होती है उसे प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहा जाएगा उसका, प्लाज्मोडेस्माटा। स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। एंड सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। क्या कहा जाता है उसे, सेल विदाउट सेल वॉल को कहा जाता है प्रोटोप्लास्ट। तो जब भी आप प्रोटोप्लास्ट ये वर्ड सुनो तो समझ जाओ कि उस सेल को सेल वॉल नहीं है, ठीक है। चाहे फिर वो बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, या फिर वो प्लांट हो। एनिमल के पास तो सेल वॉल होती नहीं है, तो प्रोटोप्लास्ट का कोई संबंध आता नहीं। प्लांट सेल वॉल ये यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं होता, ये डिस्टिंक्ट लेयर बनाता है। एंड एवरी सेल इज हैज अ डिफरेंट डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। मेजर सेल वॉल के कंपोनेंट ये 4 ही है, बट उनका कॉन्सेंट्रेशन, उनका अरेंजमेंट वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सेल वॉल। उसकी जो डिपेंडिंग अपॉन द सेल, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या फंक्शन करता है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। अब ये ध्यान में रखना, सेकेंडरी वॉल इज ऑफन कंपोज्ड ऑफ मोर सेल्यूलोज एंड लिग्निन, ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी बढ़ जाती है। प्राइमरी सेल वॉल ये पहले सिंथेसाइज होती है और वो रिलेटिवली पतली होती है और फ्लेक्सिबल होती है, इसका मतलब उसमें लिग्निन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं होता। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो डिस्टिंक्ट लेयर फॉर्मेशन करती है और यूनिक कंपोजिशन देती है टू द यूनिक कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर देती है टू द सेल वॉल, ओके। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि सेल वॉल के लेयर्स कितने, 2 लेयर है, प्राइमरी लेयर एंड सेकेंडरी लेयर। सेल वॉल की ग्रोथ कैसे होती, वेरी सिंपल। सब में पहले सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल बनेंगे, फिर वो अटैच होंगे, वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उनका एक्सपांशन होगा, रिलैक्सेशन होगा और फिर सेल वॉल बन जाएगी। सेल वॉल लूजनिंग क्या है, एक्सईटी जैसे जाइलोग्लूकन एंडोट्रांसग्लाइकोसिलेज, ये एक ऐसा एंजाइम है जो क्रूशियल रोल करता है सेल वॉल लूजनिंग के वक्त। अब सवाल अराइज होगा कि सेल वॉल लूज क्यों करना है भाई, वो तो रिजिडिटी दे रहा है। तो सेल वॉल को लूज किया जाता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवाइड हो रही है मतलब 2 में मल्टीप्लाई हो रही है। बायोलॉजी इज द ओनली सब्जेक्ट जिसमें डिवीजन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन है। तो जब सेल डिवाइड होती है तो वो क्या कर रही है, वो मल्टीप्लाई हो रही है इंटू 2। तो जब वो 2 में मल्टीप्लाई होगी तो सारा कंपोनेंट जो है वो दोनों सेल को देना पड़ेगा ना, उसके लिए सेल वॉल को तो टूटना पड़ेगा ना, वो पूरी टूटेगी नहीं, वो लूज हो जाएगी, ओके। इसकी वजह से सेल वॉल जो है वो लूज, मतलब एक्चुअली ये क्या करता है, एक्सीटीएस, ये सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल के बीच में के जो बॉन्ड्स है ना उसको ब्रेक करता है और रीफॉर्म करता है।
पहले बॉन्ड ब्रेक करता है फिर रिफॉर्म करता है। जैसे कि कुछ हमने बांध लिया पर वो बहुत टाइट हो गया तो गठान खोल लो और फिर से बांधो, तो अब बांधते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि हमें लूज बांधना है, राइट। वैसे इसका किया जाता है जिससे सेल को एक्सपांड होने में मदद होती है, सेल को डिवाइड होने में मदद होती है एंड वाटर कॉलम, वाटर चैनल जो है वो बनने में भी मदद होती है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, दैट इज सेल वॉल रेनफोर्समेंट एंड स्ट्रेंथ। सेल वॉल कुछ इस तरह से डिजाइन की गई है कि वो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसे अलग अलग जो कंडीशन है उसको विथ स्टैंड कर सके, उसमें सर्वाइव कर सके। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, प्लांट्स आर सेडेंटरी, दे आर नॉट एबल टू हाइड देमसेल्फ समवेयर। जैसे बहुत बारिश आ रही है, हम कोई शेड में रुक जाएंगे, हम प्लांट्स के नीचे रुक जाएंगे, जो रुकना नहीं चाहिए क्योंकि लाइटनिंग हो सकती है, बट स्टिल हम कोई ना कोई शेड के नीचे रुक सकते हैं, हम खुद को बचा सकते, प्रोटेक्ट कर सकते, बट प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई हमें मारते वक्त मारने के लिए आ रहा है और हमें दिख रहा है तो हम भाग सकते हैं, हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कि छुपा सकते, प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए इन्वायरमेंटल कंडीशन को सस्टेन करने के लिए सेल वॉल जो है वो रेनफोर्समेंट देती है, वो स्ट्रेंथ देती है, वो डेवलप करती कुछ इस तरह से प्लांट को कि वो सस्टेन कर सके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन को। इसमें सेकेंडरी सेल वॉल जो थिक होती है और ज़्यादा रिजिड होती है दैन द प्राइमरी सेल वॉल, ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट वाला रोल प्ले करती है। ये ध्यान में रखना, सेकेंडरी सेल वॉल इज थिकर दैन द प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन ज़्यादा होता है दैन द प्राइमरी सेल वॉल, ओके। और सेकेंडरी सेल वॉल ये सेल मेम्ब्रेन के राइट आफ्टर रहती है, और प्राइमरी सेल वॉल ये कहाँ रहेगी, प्राइमरी सेल वॉल ये सब बाहर प्रेजेंट रहेगी, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सेल वॉल इन प्लांट डेवलपमेंट। तो वो सेल डिफ्रेंशिएशन में, ऑर्गन फॉर्मेशन में, ग्रोथ और पैटर्न, इन सब चीज़ों के लिए हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है, वो हेल्प करती है इनटू द सेल डिफ्रेंशिएशन, इनटू द ऑर्गन फॉर्मेशन, इनटू द ग्रोथ पैटर्न। एक्चुअली जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं उन वैस्कुलर टिश्यू को ज्वाइन करने के लिए, लॉन्ग ट्यूबुलर सेल बनाने के लिए, जाइलम फ्लोएम बनाने के लिए, वाटर कॉलम बनाने के लिए, वेरियस टाइप से साइजेस के ऑर्गन्स बनाने के लिए, ऑर्गन सच एज रूट, लीफ, शूट वगैरह वगैरह, ये सब बनाने के लिए सेल वॉल ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी देता है, सपोर्ट करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करता है, इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट देता है, जिस वजह से प्लांट की सेल डिफ्रेंशिएशन सही से हो, ऑर्गन फॉर्मेशन सही से हो और ग्रोथ पैटर्न भी सस्टेन करे, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, मतलब इट इज रिजिड येट फ्लेक्सिबल, टफ है बट फ्लेक्सिबल है, तो ये स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है इन अ प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल ये प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म में भी काम करते हैं। देखो, प्लांट सेल वॉल इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या फिजिकल बैरियर। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर एंट्री करना है तो जैसे हमारी स्किन उसे रेजिस्ट कर देती है अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ कट, वैसे ही सेल वॉल ये बैरियर है, ये किसी भी पैथोजन को या पेस्ट को अंदर डायरेक्टली नहीं आने देती है, फर्स्ट फिजिकल बैरियर। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है। क्या है ये प्रोटेक्टिव लेयर है। कैसी लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर। दूसरा क्या है, केमिकल वारफेयर, मतलब वेरियस टाइप के केमिकल्स का जो भी हब है, जो भी जगह है वो प्रोवाइड करती है सेल वॉल, वो जगह प्रोवाइड करती है। कंपाउंड्स अगर अंदर आ रहे तो वो टॉक्सिक मटेरियल सीक्रेट करके, ठीक है, जो भी दिस कंपाउंड्स कैन बी टॉक्सिक टू इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे सेल वॉल के पास केमिकल प्रेजेंट है, अलग अलग कंपाउंड प्रेजेंट है, जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ भी गया उसको डिग्रेडेट कर देगा, जैसे हमारे अंदर लाइजोजाइम होता है। सेल वॉल जो है वो केमिकल फोर्ट्रेस का काम करता है, मतलब वहाँ पे भरा हुआ है केमिकल का भंडारा कि भाई तुम आओ अंदर, बताता हूँ क्या करना, वेपन से उनके पास वो प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द बायोटिक थ्रेट्स बाय रिलीजिंग अ डिफेंस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सिग्नल ट्रांसडक्शन में प्लांट सेल वॉल जो है वो काम करती है, एक सेल का दूसरे सेल के साथ जो कम्युनिकेशन। देखो, प्लांट इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वहाँ पर बहुत सारे ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहेंगे एंड देयर मस्ट बी अ कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन द ऑल सेल्स, ताकि वो अपने बॉडी के सारे फंक्शंस जो है वो सही से परफॉर्म कर सके, राइट। सो दिस जो सॉरी, ये जो उनके फंक्शन होते हैं, इन फंक्शन को सही से परफॉर्म करने के लिए सिग्नलिंग ज़रूरी है, और इस सिग्नलिंग के लिए जो पाथवे दिया जाता है वो पाथवे जनरेट होता है वाया सेल वॉल। तो मतलब सेल सेल कम्युनिकेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद में आता है सेल वॉल एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि ये क्या करता है, वाटर कॉलम जनरेट करता है, ये ग्रेडियंट जनरेट करता है। उस ग्रेडियंट के जनरेशन की वजह से क्या होता है कि कॉलम जनरेट हो रहा है, ग्रेडियंट जनरेट होता है, तो इसके चलते क्या होता है, दे विल कंडक्ट द वाटर, ओके, दे विल ट्रांसपोर्ट द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड टू द upward direction, in the upward direction towards the leaves or the other organs of the plant, ठीक है, समझ में आ गया। उसी के साथ साथ
सेल वॉल जो है, जो प्लाज्मोडेस्मेटा, मैंने प्लाज्मोडेस्मेटा किसे कहा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में के स्पेस को प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। तो ये जो है ये स्मॉल चैनल्स कनेक्ट करते हैं जिससे एडजेसेंट सेल के साथ वो कनेक्टेड है। लाइक सेल वॉल है, जैसे कि ये सेल वॉल है, अब यहाँ पे इन्होंने ये स्मॉल ओपनिंग रखी, ये दूसरे सेल वॉल है उसकी स्मॉल ओपनिंग है, तो यहाँ पे ये चैनल बन जाता है, जहाँ से वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अंडरस्टूड, समझ आ गया? ओके, नाउ सेल वॉल एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। तो सेल वॉल ये न्यूट्रिएंट लेना फ्रॉम द सॉइल, रूट में जो सेल प्रेजेंट होते हैं, रूट के सेल की जो सेल वॉल है वही इन्वायरमेंट से जो मिनरल्स है, सॉल्ट्स है, वाटर है, उनको अपटेक करती है। वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट करवाती है फ्रॉम द जाइलम एंड फ्लोएम बाय मेकिंग द चैनल। ओके, सेल वॉल चैनल एंड पोर्स की वजह से ही जाइलम एंड फ्लोएम में क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यूज में क्या होता है, कॉलम्स जनरेट होते हैं। दैट कॉलम कैन कंडक्ट द डिफरेंट थिंग्स, लाइक जाइलम कंडक्ट्स द वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम कंडक्ट्स द फूड। ठीक है, समझ आ गया? गुड। अब नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, टेक्निक्स, कि भाई हमें सेल वॉल स्टडी करनी है, हमें देखना है तो कैसे देखें। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर लो, है ना। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हो कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा दिख रहा है, वगैरह वगैरह। बायोकेमिकल एनालिसिस करके ये जान सकते हो कि वो स्पेसिफिक सेल के सेल वॉल में कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है। जेनेटिक मैनिपुलेशन करके हम ये देख सकते हैं कि कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होने की वजह से सेल वॉल का स्ट्रक्चर बिगड़ गया, मतलब किस प्रोटीन का सेल वॉल के फॉर्मेशन में, प्रोडक्शन में क्या रोल है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम जेनेटिक मैनिपुलेशन करके भी देख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेल वॉल। हमें सेल वॉल क्यों समझना है, व्हाट इज द रोल। देखो, जैसे मैंने आपको बताया, सेल वॉल इज अ प्राइमरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पहली बात ये। सेकेंड, उसका स्ट्रक्चर अगर हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स के साथ जो भी डील करना है, जो भी स्टडी करनी है, या प्लांट के साथ जो भी हमें एक्सपेरिमेंट्स करने हैं वो हम कर पाएंगे। किसी भी चीज़ के साथ कुछ भी करने के पहले उसकी फुल नॉलेज होना ज़रूरी है। अब एग्रीकल्चर बेस्ट है हमारी कंट्री, और दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर को फॉलो करती है, क्योंकि अगर फार्मिंग नहीं होगी तो फूड कहाँ से है, और फार्मिंग हम करते किसकी, प्लांट्स की ना। तो उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है, उसको किसकी ज़रूरत है, क्या बनने के लिए क्या चाहिए पता हो तो हम वैसे फर्टिलाइजर्स उनको दे सकते हैं। जैसे मान लो प्रेग्नेंट वुमन है, तो प्रेग्नेंट वुमन की आयरन की, फॉलिक एसिड की और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए थ्रू आउट द 9 मंथ्स उनको उसके टैबलेट्स लेने पड़ते हैं। अगर ये पता ही नहीं होता है कि रिक्वायरमेंट काय की ज़्यादा है तो वो ले पाते थे क्या, ऑफकोर्स नॉट। सो इस वजह से हमें सेल वॉल को जानना ज़रूरी है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली अब देखो, सपोज कोई और बैक्टीरिया या फिर कोई फंगस है जिसकी सेल वॉल है, अगर उसकी सेल वॉल कैसी बनी ये हमें पता नहीं, तो हम उसके अगेंस्ट मेडिसिन जनरेट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अगर हमें आर्टिफिशियली प्लांट टिश्यू कल्चर करके ग्रोथ करवानी, तब हम न्यूट्रिएंट्स ऐसे दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। तो सारी चीज़ें सही से हो, इसलिए कौन कैसा फंक्शन करता है, कौन सी सेल क्या करती है, सारी चीज़ें जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल वॉल। ओके, तो अगर आप नीट एस्पिरेंट हो, नेट एस्पिरेंट हो, नेट, सेट, गेट, डीबीटी, ओके, फाउंडेशन, ओके, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप 10th में ही हो, सारे इसमें आपको ये बेसिक नॉलेज ऑफ सेल वॉल, स्पेसिफिकली प्लांट सेल वॉल हेल्प करेगा। ओके, सो वीडियो में अब तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल देखें तो आपको अपडेट मिल जाए। जुड़े रहिए साइंस ऑफ लाइफ के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी वेल एंड यस, स्टडी स्मार्टली। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम क्लास।